स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। लेक्चर चालू किया जाए। आवाज़ ठीक आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो। गला बैठ गया है, किच हो गया है। अब सही आ रहा है? सर का तो गला बहुत ज़्यादा बैठता है। तो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्रोटिस्टा में हमने ये देखा था इसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, कैसे आप प्रोटिस्टा को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, प्रोटिस्टा है। तो सबसे पहला फीचर में देखा था कि ये यूनिसेलुलर होता है और क्या होता है, यूकैरियोट होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और दूसरा हमने ये देखा था कि इसकी बाउंड्री जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। क्यों नहीं वेल डिफाइंड होती है? क्योंकि इसके जो फिक्स नेचर के नहीं होते हैं, और इनकी सिमिलरिटी क्या होती है, अदर किंगडम के ऑर्गेनिज्म से भी मैच करती है। जैसे किंगडम मेलिया से भी मैच करते हैं, किंगडम फंजाई से भी मैच करते हैं, और किंगडम मोनेरा से भी मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा किससे मैच करता है? अमीबा एनिमल से मैच करता है। पहले इसको किंगडम एनिमलिया में रखा गया था क्योंकि इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद आपका आ गया ये यूग्लिना। यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसे कहाँ डाल दिया गया, पहले प्लांट में। फिर उसको लगा कि नहीं ये तो हेटरोट्रॉप भी है, तो उसको कहाँ डाल दिया गया, एनिमल में। फिर ये इन्होंने कहा, व्हाइटेकर ने कहा नहीं ये यूनिसोलर है और क्या है, यूकैरियोट्स है, तो इसे कहाँ डालेंगे, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो फाइनली इसको कहाँ रख दिया गया, यूग्लिना को प्रोटिस्टा में। और एक क्लास बनाया गया यूग्लिनॉइड। क्या कहा गया उसको, यूग्लिनॉइड। तो ये दूसरा फीचर आपका हो गया कि आपका ये जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है। तीसरा हमने बताया था कि ये लिंक्ड किंगडम है। कैसा किंगडम है, लिंक्ड किंगडम। इसका मतलब ये है कि इसके पहले क्या आता है, मोनेरा, और बीच में आपका है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बीच में क्या आएगा, फंजाई। तो फंजाई आपका मल्टी सेलुलर है, मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, और फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। और ये आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो दोनों को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। जैसे वायरस होता है आपका, किसको किसको कनेक्ट करता है, लिविंग को नॉन लिविंग को। ठीक उसी प्रकार ये कनेक्ट कर रहा है मोनेरा को और फंजाई को। इतनी बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के दो मेथड थे, एक एसेक्सुअल, दूसरा क्या था, सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल हमने देखा था बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेक्सुअल मेथड। तो सेक्सुअल मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये फर्स्ट किंगडम है जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग हुई है या शुरुआत हुई है। इसके पहले आपका बैक्टीरिया आपने पढ़ा है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो क्या था, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें दो तरह का हम देख रहे थे, एक था हेप्लॉन्टिक साइकिल, जैसे एन है, दूसरा क्या है, एन है। दो गैमिट्स थे, ये क्या आपका है मेल, मान लीजिए क्या है फीमेल। तो दोनों फ्यूज होकर क्या बनाए आपके, जाइगोट, 2n। ये क्या हो गया आपका, जाइगोट। ये समझने वाली चीज़ है, ये इससे कहीं नहीं काम आएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि आप पढ़ेंगे फंजाई, वहाँ भी या तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा या क्या होगा, डिप्लॉन्टिक होगा। एल्गी में भी यही होगा, या तो कोई एल्गी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा या क्या शो करेगा, डिप्लॉन्टिक। उसके बाद आप हायर में जाएंगे तो हम लोगों में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। और एक लाइफ साइकिल होती है हेप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। उसमें दोनों स्टेज क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। देखिए इसका नाम क्यों रखा गया है, हेप्लो, दो नाम रखा गया ना, एक हेप्लॉन्टिक और दूसरा क्या रखा गया है, डिप्लॉन्टिक। तो इसका नाम रखने का पर्पज ये है कि इसमें जो हेप्लॉन्टिक फेज होता है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, क्या करता है। और इसमें क्या करता है, डिप्लॉयड फेज जो है वो डोमिनेट करता है।
डोमिनेंट का मतलब ये हुआ कि अगर 5 स्टेप हैं तो 5 में 3 स्टेप क्या होगा आपका? हेप्लॉयड लाइफ साइकिल में 5 में 3 स्टेप क्या होगा? हेप्लॉयड स्टेज होगा, और 2 स्टेप क्या होगा? डिप्लॉयड, या एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिप्लॉन्टिक में क्या होगा? ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप होंगे, डिप्लॉयड्स होंगे, और फ्यू नंबर ऑफ स्टेप जो होंगे वो क्या होंगे? हेप्लॉयड्स होंगे। इतनी बात क्लियर है? तो इसलिए इसको डिप्लॉयड कर दिया गया जो डोमिनेट कर रहा है। जहाँ 2n डोमिनेट कर रहा है उसे डिप्लॉयड कर दिया गया, जहाँ हेप्लॉयड n डोमिनेट कर रहा है उसे क्या कर दिया गया? हेप्लॉयड। इतना क्लियर है? इसके बाद जाइगोट क्या करेगा? फिर एडल्ट बनाएगा। तो एडल्ट कैसा होगा? वो भी 2n ही होगा ना, क्योंकि जाइगोट से क्या बना है? इसमें होगा क्या? माइटोसिस। ये क्या होगा आपका? लेकिन ये n है तो कहाँ इसमें मियोसिस होगा? अच्छा, यहाँ मियोसिस हुआ होगा। ये है ना मियोसिस। ये एडल्ट बॉडी में आपका क्या हुआ? मियोसिस हुआ। तो एडल्ट बॉडी में मियोसिस के बाद क्या बन गया? गैमिट्स, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। मेल और फीमेल गैमिट्स जब फ्यूज किए तो क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट में जब माइटोसिस हुआ तो क्या बन गया? एडल्ट। हम लोगों में यही चीज़ होता है, जाइगोट बनता है, उसमें क्या होता है, फिर माइटोसिस होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, मारूला स्टेज, फिर ब्लास्टोसिस स्टेज, बहुत सारे स्टेज आते हैं। हाँ, तो फाइनली क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऐसा ही हम लोगों में होता है। ये आपका क्या हो गया? डिप्लॉन्टिक। और थोड़ा सा देख लीजिए, आपके मॉड्यूल्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसी बेस पे। वो क्वेश्चन है फंजाई के, एल्गी के, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? यही है। जैसे एडल्ट आपका क्या है? मान लीजिए हेप्लॉयड है, एडल्ट जो है वो हेप्लॉयड है। तो इससे क्या बनेगा आपका? गैमिट्स। तो गैमिट्स भी क्या होंगे? एनी होंगे। और गैमिट्स कैसे बनेंगे? माइटोसिस के द्वारा। फिर ये फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। और फिर जाइगोट से क्या बनेगा? ये इसमें फिर मियोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस। तो आपका बन जाएगा एडल्ट। ये क्या आपका है? एडल्ट। इसको कहते हैं हेप्लॉन्टिक। इसे क्या कहते हैं? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जैसे जैसे एडवांस होते जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे वैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की तरफ क्या आते हैं? बढ़ते लगते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस जानना जरूरी है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो आपका हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें जो है जाइगोट में क्या हो रहा है? मियोसिस। इसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके मॉड्यूल्स में, 2-3 क्वेश्चन है कि जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट इन, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो प्रोपोटिस्टा में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो जाइगोटिक मियोसिस शो करते हैं, बहुत सारे शो नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों इसमें पढ़ है ना, तो इसमें क्या है? दोनों है। अगर इस तरह का लाइफ साइकिल कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो वो जाइगोटिक मियोसिस शो करेगा? नहीं करेगा। जो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा वही क्या करेगा? जाइगोटिक मियोसिस शो करेगा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे से आगे आएगा वैसे देखेंगे। पहले आप इस लाइफ साइकिल को क्या करिए, समझिए। फिर उसमें क्या होता है, इसमें जाइगोट में क्या हो रहा है? माइटोसिस। तो यहाँ मियोसिस कहाँ हो रहा है? एडल्ट में। तो इसको टर्म दिया जाता है गैमेटिक मियोसिस। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है गैमेटिक मियोसिस। क्योंकि मियोसिस से क्या बन रहा है आपका? गैमिट्स। आफ्टर मियोसिस गैमिट्स आर फॉर्म्ड, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गैमेटिक मियोसिस। और ये क्या आपका है? जाइगोटिक मियोसिस। इसमें आपका जो एडल्ट है वो क्या है? हेप्लॉयड्स है। इसमें एडल्ट क्या है? डिप्लॉयड्स है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप ये दोनों डायग्राम, अब दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो आप आंसर दे लेंगे। अभी मुझे क्वेश्चन बनाना हो, इसमें से 10-15 क्वेश्चन बना दूं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप लोग ही बना देंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम देख रहे थे डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे?
तो डायनोफ्लेजिएट में हमने क्या क्या पढ़ा था? डायनोफ्लेजिएट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये क्या होता है? मैरीन। मोस्टली क्या होता है ये? मैरीन। दूसरा क्या है कि ये कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल। कलरफुल का मतलब रेड कलर होगा, और क्या होगा? येलो होगा, और क्या होगा? ग्रीन होगा, ब्राउन। तो ये कलर किस बेस पे होते हैं? इस पर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसी बेस पे क्या होते हैं? इनके कलर्स होते हैं। जो कलर्स डोमिनेट करेगा उसी कलर का क्या होगा आपका? ये होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पहला एग्जाम्पल आपका है रोनी आउलेट्स। क्या है? रोनी आउलेट्स। उसके बाद क्या है? सिरेटियम। सिरेटियम। उसके बाद क्या है? जिम्नोडियम। ये सब एग्जाम्पल हैं डायनोफ्लेजिएट के। ये देख लीजिए यहाँ बना हुआ है एक डायनोफ्लेजिएट का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या है? ये प्लेट्स हैं। ये क्या है? प्लेट्स। ये एक प्लेट्स है, ये भी क्या है? प्लेट्स। और ये क्या निकला हुआ आपका? फ्लैजिला। एक फ्लैजिला और है, एक फ्लैजिला इधर भी होता है। एक फ्लैजिला क्या होता है? एक साइड में। एक फ्लैजिला क्या होता है? दो फ्लैजिला इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, देखिए। ये क्या है? प्लेट्स हैं। इसमें क्या होता है? ये आपका बाहर का लेयर जो है सलवाल है, ये किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। ये क्या आपका है? सेलुलोज। इसका सेलवाल किस चीज़ का होता है? सेलुलोज का। तो जो सबसे बाहर वाला जो प्लेट्स बनाए हैं, ये प्लेट्स क्या हैं? सेलवाल ही हैं। सबसे बाहर क्या होगा इसमें? सेलवाल होगा। और सेलवाल किसी का बना होगा? सेलुलोज का। जैसे ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज बने होते हैं, वैसे इसमें भी क्या बना होता है? यही डायग्राम है, इसको मैं आपको समझाने के पॉइंट से बता रहा हूँ। ऐसे प्लेट्स हैं, यहाँ ऐसे प्लेट्स बना हुआ है, यहाँ भी बीच में क्या है? पार्टीशन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? एक फ्लैजिला निकलता है नीचे की तरफ, और एक क्या निकलता है? साइड की तरफ। ठीक है, ये क्या आपका है? फ्लैजिला। इसको कहते हैं, जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। देखिए डाइटम्स हो गए, डायनोफ्लेजिएट हो गए, मुश्किल से 5 या 6 पॉइंट्स हैं, उनको आप जानते हैं, उससे बात से कुछ नहीं आने वाला है। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और थोड़ा बहुत एक आध कभी कभी उठा जाता है, तो उसमें है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इतना देख लीजिए, अब काम हो जाएगा। तो फ्लैजिला इसमें 2 टाइप्स के हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, दूसरा क्या है? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का काम क्या होता है? बताओ प्रियांशु, फ्लैजिला क्या काम करता है? मूवमेंट करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या कर रहा था? मूवमेंट कर रहा था। तो ये भी किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में। तो इस तरह का अगर फ्लैजिला है, तो क्या एडवांटेज होगा? मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये इस तरह का फ्लैजिला आपने कहीं देखा था? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसा फ्लैजिला का मतलब क्या है? ये मूवमेंट कराएगा, तो मूवमेंट क्या होगा? थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, स्पेशल मूवमेंट होगा। हाँ, वही बता रहे हैं किस टाइप का मूवमेंट। आप सोच के बता सकते हैं? रोल, हाँ, वेरी गुड। नहीं, तो उसमें तो वो दूसरा फ्लैजिला था, यहाँ रोल का मतलब दूसरा है।
एक होता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, वो भी रोल ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या होता है, रोटेशन। क्या होता है, रोटेशन। हाँ हाँ वेरी गुड। लट्टू ही क्या है, इसको नाम दिया गया है व्हर्लिंग। क्या कहते हैं, या इसको कह सकते हैं रोटेशन। क्या बोल सकते हैं, तो ये रोटेशन करता है। जैसे लट्टू घूमता रहता है वैसे ये भी, ये फ्लैजला है, ट्रांसफर फ्लैजला, यही क्या करता है, हेल्प करता है। जब ये घूमेगा तो डायनोफ्लैज में क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसका ये एडवांटेज है, इसमें ऐसा फ्लैजला पाया जाता है। और ये सुलोज की प्लेट्स है, ये हो गया आपका डायनोफ्लेजेट का एक स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका डायनोफ्लेजेट्स के बारे में। समझ में आया, थोड़ा सा और कुछ देख लीजिए डायनोफ्लेजेट्स के बारे में। डायनोप्लेटलेट जो होता है, बायो ल्यूमिनी सेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो अंधेरे में या नाइट लाइट में क्या होते हैं, चमकते हैं। जैसे जुगनू का नाम सुना है, गाँव में जाते हैं तो रात में चमकता रहता है। तो तो वैसे ये भी क्या होता है, चमकता रहता है। तो इसका नेचर क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जाम्पल लिख लीजिए, बायोल्यूमिनेसेंस है जो क्या होता है, नाइट में लाइट की तरह क्या करता है, चमकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हो गया गोनिलैक्स। और इसमें एक फीचर और है, इसमें पाया जाता है फोटोजेनिक रिसेप्टर। क्या पाया जाता है, फोटोजेनिक रिसेप्टर। जब बायो पढ़ेंगे तो दो जगह आप ये बात पढ़ेंगे कि ये बायोल्यूमिनेसेंस होता है कि यहाँ पे, और एक निडेरियम पढ़ेंगे। जब निडेरियम जाएंगे तो वहाँ भी एक आपका ये मिलेगा जो क्या शो करेगा, बायोल्यूमिनेसेंस। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए डायनोसॉर्स के बारे में। आप पढ़ भी चुके हैं कि ये क्या होता है, फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टा। डायनोफ्लेजेट्स आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ये फोटोसिंथेसिस करता है, कैसा फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है, कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए होता है, और होता है आपका क्लोरोफिल बी होता है कि सी होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल देखना बी है कि सी है, सी है, क्लोरोफिल सी है। और उसके बाद आपका जैंथोफिल है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और क्या है, जैंथोफिल है। तो ये सब पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट रिसेप्टर का काम करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं और फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड करते हैं।
तो इतनी बातें आपकी फोटोसिंथेसिस में, डायनोफ्लेजेलेट्स में आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि ये मैरीन्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया, मैरीन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ब्राउन, येलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत ढेर सारे पिगमेंट्स पाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल देखे, गोनियोलेट्स। उसके बाद क्या देखा, सीरेटियम। उसके बाद क्या था, जिम्नोडियम। उसके बाद हमने ये देखा इसका स्ट्रक्चर, इसमें सेलवाल कैसा होता है, प्लेट्स की तरह होते हैं, सेलुलोज की तरह प्लेट्स लगे होते हैं। हाँ, और फोटोसिंथेटिक, अब अगला पॉइंट ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए, सी और जेंथोफिल होता है, जो इसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी कि इसमें टू फ्लेजला होते हैं, इसलिए इसको डायनोफ्लेजेट भी कहते हैं। डायनोफ्लेजेट मतलब क्या, इसमें टू फ्लेजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स है। ये किसमें मूव हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। तो रोटेटरी मूवमेंट करता है, ये इसलिए कहते हैं इसको। ये हो गया आपका डायनोफ्लेजस के बारे में। एक चीज़ और इस डायनोफ्लेज में आपको याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में। कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में। तो वहाँ पे कुछ डायनोफ्लेजेस जो होते हैं, वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो अन्य ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं मैरीन में, उनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे फिश हो गए, तो बहुत सारी फिश इसको क्या करती हैं, खा लेती हैं, तो उनके फूड चेन में चला गया, उनके सिस्टम में चला गया। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फिश को खाते हैं, तो इनडायरेक्टली जो डायनोफ्लेज कहाँ गया, हमारे बॉडी में आ गया। तो हमारे बॉडी में जब आता है तो ये क्या करता है, पैरालिसिस। ठीक है। तो कभी कभी इससे हमको नुकसान भी होता है। इससे हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ये समुद्र में हम कहाँ हैं, यहाँ स्थल पे है, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारे कांटेक्ट में ये आ जाता है। कैसे आ जाता है, फूड चेन के थ्रू। और क्या कांटेक्ट में आता है, इसके टॉक्सिक सब्सटेंस। और वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में, पैरालिसिस। कहते नहीं है लकवा मार दिया गया, तो क्या मार देता है, लकवा। इतनी बात डायनोफ्लेज पर हम जानिए, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो कहीं वो कुछ दिया हुआ है, उसको आँख मूंद के क्या करिए, अवॉइड कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। प्रियांशु, एनी क्वेरी। बोलो। ये लाइट वाइज समझ में आया। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, डायनोफ्लेजेस क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या प्रोड्यूस करें, लाइट, या उसमें एक ब्राइटनेस हो, एक चमक हो। जैसे आप कभी गाँव में जाएंगे रात के टाइम में, तो बहुत सारे कीड़े क्या होते हैं, चमकते रहते हैं, जुगनू कहते हैं उसको। वैसे ये भी क्या होता है, समुद्र में चमकता रहता है। इसमें फोटोजेनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं, उससे क्या होता है, ये चमकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि ये नाइट में बहुत तेज़ी से लाइट की तरह चमकता हुआ दिखता है, तो इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और इसके बेस पे इसका एक नाम रखा गया है डायनोफ्लेजर्स का। डायनोफ्लेजर्स को और क्या कहते हैं, फायर एल्गी। ठीक है। फायर का मतलब क्या होता है, तो उसको फायर एल्गी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस होता है। आपको ये दिमाग में रखना है कि डायनोफ्लेजेस के कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब जानना है, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, बताओ किसी। हाँ, लाइट प्रोड्यूस करता है या चमकता है, डायरेक्टली शाइन करता है। बिल्ली की आँख देखती हूँ कभी नाइट में। हाँ, उसमें भी कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका डायनोफ्लेजलेट्स। इसमें एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, कई बार एग्जाम्पल भी पूछ देता है। तो ये हो गया। अगला आपका आता है डिवीजन क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं। पहला क्या है, डाई एटम, और दूसरा क्या है, डेस्मिड्स। तो हमें क्या पढ़ना है, डाइटम्स के बारे में ही पढ़ना है। डेस्मिड्स के बारे में आप एक पॉइंट याद रखिए कि इसको क्या कहते हैं, गोल्डन
एलगी। बार बार यहाँ एलगी क्यों लगा रहे हैं? जैसे डायनोफ्लेजेट में एलगी लगाया, यहाँ भी एलगी लगा रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुत बाद में इन सबको कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में। रिसेंटली ये कहाँ पे है? प्रोटिस्टा में है ना। लेकिन जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ इनको क्या किया? एलगी में रख दिया था, क्योंकि कैरेक्टर किससे मैच कर रहे थे? एलगी से। एलगी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये भी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सिमिलर होता है, तो इनको कहाँ रख दिया गया? एलगी में ही रख दिया गया। लेकिन बाद में काफ़ी मंथन के बाद ये डिसाइड किया गया कि ये यूनिसेलुलर हैं और क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं, इसलिए उनको कहाँ रख दिया गया? पोस्टर में। लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे, जैसे ब्लू ग्रीन एलगी, मैक्सिमम बुक में कहाँ पढ़ेंगे आप? एलगी में ही, एक अलग ग्रुप में रख दिया जाता है, वहीं पढ़ा जाता है। तो क्राइसोफाइटा में दो ऑर्गेनिजम्स हैं, पहला क्या है? डाइटम्स, दूसरा क्या है? डेस्मिड्स। तो डाइटम्स के बारे में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये कैसा होता है? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और क्या होता है? इलोंगेटेड। ये डिफरेंस का होता है। जैसे आप देखेंगे तो कहीं कभी सर्कुलर दिखेगा, कभी क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा, कभी क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के होते हैं। डाई एटम्स। तो डाई एटम्स के बारे में सबसे पहला क्या है? इट इज यूनिसेलुलर। ठीक है, कोई दिक्कत है यूनिसेलुलर में? और क्या है ये? यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट, ये कहाँ पाया जाएगा? इसका हैबिटेट क्या है? कभी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ते हैं? वो कहाँ पाया जाता है? तो हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स का मतलब ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में भी, और कहाँ पाया जाता है? मैरीन में भी पाया जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था डायनोफ्लेजेलेट, तो डायनोफ्लेज कहाँ पाया जा रहा था? मैरीन में। मोस्टली कहाँ था वो? मैरीन में। लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी और कहाँ है? मैरीन्स में भी है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? सर्कुलर। और क्या होता है? रॉड और रेक्टेंगुलर। और क्या होता है? ट्राइंगुलर। डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या होते हैं? ये आइटम्स होते हैं। बहुत हार्ड होते हैं और बहुत टफ होते हैं। क्यों टफ होते हैं? अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पता करेंगे। और ये क्या करता है? फोटो। दो पॉइंट्स हो गए। अगला पॉइंट्स हो गया कि ये क्या करता है? फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है तो इसके पास क्या हो गए? पिगमेंट्स। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल सी, ये सब क्लोरोफिल्स होते हैं जो लाइट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो ये पॉइंट्स देख लीजिए। कितनी बार समझ में आ गई आइटम्स की? उसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर सेल कैसा होता है। यहाँ से इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद फिर डाइटम्स में दो चीज़ें आपको जानना है। पहला क्या जानना है कि डायस्टम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, और दूसरी बात क्या जाननी है? इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। कभी भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन डाइटम से, तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से आता है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। कहाँ कहाँ इसका यूज है? तो इसके स्ट्रक्चर में देखिए कि जैसे मान लिया आपका ये सेल है, डाइटम्स का क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर क्या होगा? ये होगा सेल वॉल। ये क्या आपका है? सेल वॉल। तो इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और क्या होता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल आप देख रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवर। इसका जो सेल वॉल है थोड़ा सा डिफरेंस है। अब तक जो हमने सेल वॉल पढ़ा है वो हमने सीधे ऐसा क्या बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या वो सेल वॉल, उसके बाद क्या बना दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंट देख रहे हैं। क्यों डिफरेंट देख रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसका सेल वॉल दो यूनिट में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डाई एटम। ये यूनिट एक है, दूसरा यूनिट क्या है? ये है। लेकिन दोनों यूनिट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से ओवरलैप। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? ओवरलैपिंग कर रही है। ठीक है, और ये किसका बना होता है?
सेलुलोज का। इसकी सिलवाल किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। और ये क्या करते हैं एक दूसरे से, दोनों टू सेगमेंट्स में होते हैं, दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ और अब इम्पोर्टेंट आपको जानिए है कि सेलवाल में सेलुलोज के साथ इसमें एक चीज़ और पाया जाता है, सिलिका। क्या पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सिलिका होता है, ये SiO2। सिलिकॉन केमिस्ट्री में पढ़ा है? धूल देखा है? धूल, जो धूल भी कई टाइप के होते हैं। एक धूल ऐसा होता है जिसमें सिलिका जिसमें ज़्यादा होता है, चमकता रहता है। तो सिलिका आपका क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये कहाँ पाया जाता है? इसके सेलवाल में। सेलुलोज तो है ही है, और सेलुलोज के साथ क्या आपका है? सिलिका। तो इसके सेलवाल में सेलुलोज भी है और क्या है? सिलिका भी है। तो दोनों हो गया, तो क्या हो गया ये? सेलुलोज से तो कोई हार्डनेस से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन सिलिका क्या करता है? चीज़ों को हार्ड, जहाँ सिलिका होगा वहाँ वो चीज़ क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए इसका सेलवाल क्या हो जाता है? हार्ड। हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इतना हार्ड हो जाता है कि जब इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पे आया है तो उसको जाना ही जाना है। तो इसका भी एक टाइम के बाद इसका कहते हैं कि भगवान की आ जाओ, तो ये तो चला जाता है, लेकिन इसका सेलवाल जो है एज ए रिमिनेंट रहता है, जो कभी डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है। जैसे आपका जैसे डायमंड है, डायमंड भी क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, तो जल्दी डिस्ट्रॉय थोड़ी होता है। तो इसका सेलवाल क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, और ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और समुद्र के बॉटम पे ये सेलवाल इसका क्या होता है? कलेक्ट होता है। जैसे बहुत सारे डायटम्स मरते रहेंगे, लेकिन उसका सेलवाल क्या होगा? डिपॉजिट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? डिपॉजिट। ये क्या बनाए हैं हम? सेलवाल। किसका सेलवाल? डाई एटम का। और क्या है ये? डिपोजिशन है। इसके सेलवाल में क्या है? सिलिका है, ठीक है। और ये सिलिका क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, और एक ढेर बन जा रहा है। इसको कहते हैं डाइटमेसियस अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, डाइएटोमेसियस अर्थ। डाइटोमाइट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डाइटोमेसियस अर्थ। तो ये पॉइंट नोट करिए, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, भले आप जानते हो। हाँ, ये सेल बना लीजिए। आपको जैसे इतना ये सेल स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बुक्स वगैरह में बने हैं स्ट्रक्चर, उसको आप देख तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इसमें देखिए, जैसे बुक में लिखा हुआ है NCERT में कि ये ओवरलैप करते हैं, दोनों लेयर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आएगा ओवरलैप करते हैं। फिर उसमें एक पॉइंट्स लिखा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेलवाल, डायटोम्स का जो सेलवाल होता है वो सोप बॉक्स की तरह होता है। NCERT में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सोप बॉक्स की तरह होता है, देखिएगा उसमें। तो लेकिन उसमें समझाया नहीं है। तो आप कहेंगे सोप बॉक्स क्या है? तो ये कैसा है? सोप बॉक्स की तरह तो है। सोप बॉक्स कैसा होता है? जैसे ऐसे होगा, फिर क्या होगा? ऐसे होगा। इसमें साबुन रखा रहता है, क्या रखा रहता है? उसको ऐसे दबा देते हैं। सोप बॉक्स समझ पा रहे हैं? तो ये सोप बॉक्स ही है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेलवाल ऑफ डायटोमस रिजम्बल सोप बॉक्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और NCERT में इसको काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। और किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज और सिलिका। और जब डाइटम्स डेड हो जाते हैं तो उनके सेलवाल्स डिपॉजिट होते रह जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कंबाइंडली? बहुत सारे जब सेलवाल डिपॉजिट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डाइटमोसियस अर्थ। इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका डाइटम्स। इतनी बात अगर डाइटम्स के बारे में जानते हैं तो उसके बाद अलावा आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आलतू फालतू चीज़ पढ़ेंगे, कंफ्यूज होंगे, और याद करने में भी तो दिमाग खर्च होता है। इतने आपके काम की चीज़ है, इतना आप याद करिए डाइटम्स के बारे में। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटम्स।
ये ध्यान से सुन लीजिए, एक बार सुन लेंगे हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक नंबर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस का क्या है, हमने भी पढ़ा है, इसमें क्या पाया जाता है, डाइटमेसियस और उसी, बताओ डाइटमेसियस अर्थ क्या है। सेलुलोज तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेलुलोज तो सब में होता है, जनरली प्लांट में भी सेलुलोज होता है, सेलुलोज तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ सिल्गा। हाँ हाँ। हाँ तो जो डिपोजिशन है डाइटम्स का, सेल वॉल का डिपोजिशन है। हाँ तो उसमें मेनली क्या है, जो कंपोनेंट जो डिपॉजिट है सिल्का ही है। सिल्का इज ए हार्ड सब्सटेंस, इसलिए भी क्या है, ये हार्ड मटेरियल है। क्या है, हार्ड मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल होने के कारण इसका सबसे पहला यूज क्या हो जाएगा, पॉलिशिंग। किसमें यूज होगा ये, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब ये हुआ, कोई चीज़ पॉलिश करना होता है तो हार्ड सरफेस से पॉलिश करते हैं। किससे करते हैं, हार्ड सरफेस। जैसे आप यूज करते हैं, अरे दस्ती टाइप का होता है, तो उसमें उसको सरफेस को क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। हार्ड होता है, क्या होता है, रफ। तो कोई सरफेस हार्ड है और रफ है, उसको अगर कहीं बार बार घिसेंगे तो वहाँ उसमें क्या आएगी, चमक आएगी। तो हमेशा कहीं पॉलिश करना होगा, किसी को चमकाना होगा, तो क्या कैसा सरफेस यूज करते हैं, हार्ड और रफ। हाँ, अरे उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ तो वो होता है थोड़ा थिक, वो होता है, कागज होता है, उसको रफ बना देते हैं। उसको बार बार उसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो पॉलिश हो जाएगा। तो हार्ड होने के कारण इसका यूज कहाँ होता है, पॉलिशिंग में। ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस जो पॉलिश में यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एब्रेजिव। क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल को एक टर्म दिया गया है एब्रेजिव। ये किसमें यूज होते हैं, पॉलिशिंग में। तो पहला इसका याद रखिएगा कि ये पॉलिश में यूज होते हैं। दूसरा चीज, ये फिल्टरेशन में इनका यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन में बता रहा हूँ कैसे यूज किया जाता है। मिट्टी का बर्तन भी किसमें यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन में। तो से कहीं बहुत हार्ड सब्सटेंस हो और रफ हो, तो उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर। तो कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ आपको फिल्ट्रेट करनी है जो जनरल फिल्ट्रेशन से नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे हो जाएगा, इस मटेरियल से हो जाएगा। जैसे आपका ये डायटमोसिस से अर्थ है, तो इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे अंदर। पोर्स क्यों होंगे, क्योंकि किसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है। ठीक है। तो सिरप है, जैसे किसका फिल्ट्रेशन करते हैं, सिरप का। सिरप समझ रहे हैं, जो बच्चों को सिरप पिलाया जाता है उसको भी फिल्ट्रेट करना पड़ता है, तो उसको इसी से फिल्ट्रेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिल्टर करनी होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, तो इसका यूज कहाँ पे है, फिल्ट्रेशन में। पहला यूज क्या हो गया, पॉलिशिंग का क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। और एक यूज और लिख लीजिए, ये इंसुलेटर। कैसा यूज होता है ये, इसको एज ए इंसुलेटर यूज करते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, हाँ इसे, इसमें कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होगा, इंसुलेटर होगा। जैसे थर्मस क्या है आपका, तो तीन यूज लिख लीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका है, देखिए इधर ध्यान दीजिए। पहला पॉलिशिंग, दूसरा क्या है, फिल्टरेशन, तीसरा क्या है, हाँ वो चीज़ छोड़ देना सर, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। जो डाइटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ओशियन में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिए। आपने आज क्या पढ़ा, डाइटम्स पढ़ा और डायनोफ्लेजेस पढ़ा। देखिए जो आपके डाइटम्स हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं।
फोटोसिंथेसिस का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जो काम हम ज़्यादा अमाउंट में करेंगे उसे क्या कहेंगे? चीफ हो गया ना, तो उसे कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओशियन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? डाइटमस। ठीक है, ओशियन में भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इनको भी फूड की ज़रूरत है। तो ये फोटोसिंथेसिस करने में क्या है? एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। ठीक ठीक, ओके। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, फिर अगली बार देखते हैं।